नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड में फिल्मी दुनिया की भी अजीब किस्म की कहानी है। किसी की सफलता पर लोग उसे आसमान में चढ़ा देते हैं, लेकिन छोटी सी गलती होने पर, छोटी सी फेलियर होने पर उसी के सितारे गर्दिश में चले जाते हैं। कमोबेश ये हर किसी के साथ में होता ही है। आज हम प्लस माइनस कार्यक्रम में आपको एक ऐसे ही कलाकार से मिलवा रहे हैं जो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर सब तरह के काम किए और नई दिल्ली के करोलबाग की छोटी सी गलियों से निकलकर मुंबई में ग्लैमर की दुनिया के आसमान को छुआ। हम बात कर रहे हैं सतीश कौशिक के बारे में, और उनकी सबसे बड़ी खास बात ये रही कि उन्होंने अपनी नींव को नहीं छोड़ा, ज़मीन से जुड़े रहे। इसीलिए अभी हाल ही में उन्होंने हरियाणवी फिल्म बनाई, छोरियां छोरों से कम नहीं होती। प्लस माइनस कार्यक्रम में आज उन्हीं से मिलेंगे, लेकिन पहले एक नज़र उनके अब तक के फिल्मी सफ़र पर। सतीश चंद्र कौशिक बॉलीवुड का एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड की मायावी बेस्ट सेलिंग नॉवेल पर बनी फिल्म ब्रिक लेन के चन्नू अहमद के किरदार को सतीश कौशिक ने अपनी एक्टिंग से यादगार बना दिया। सतीश कौशिक को फिल्म राम लखन और साजन चले ससुराल के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है। डायरेक्टर के तौर पर रूप की रानी चोरों का राजा सतीश कौशिक की पहली फिल्म थी जो फ्लॉप रही थी, लेकिन उसके बाद हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास है और मुझे कुछ कहना है जैसी सफल फिल्में भी इन्होंने दी। सलमान खान अभिनीत सुपरहिट फिल्म तेरे नाम ने तो बॉलीवुड में सफलता के नए कीर्तिमान भी स्थापित किए। प्लस माइनस प्रोग्राम में सतीश कौशिक से बात की साधना ग्रुप के सीएमडी राकेश गुप्ता ने। सतीश कौशिक ने राकेश गुप्ता के सवालों का बड़ी ही बेबाकी से जवाब दिया। सतीश जी, आपका प्लस माइनस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। आपने एज ए कॉमेडियन 100 से ज़्यादा फिल्में की हैं और लोगों के दिलों पर आप राज कर रहे हैं। फिल्मी दुनिया में जाने का ये विचार आपके जहन में कब आया? कि कॉमेडियन एक्टर ही होता है असल में, ठीक है ना। कॉमेडी तो एक आर्ट है, एक कला है, एक मतलब उसका एक रूप है, मतलब है ना। वास्तव में देखें तो हंसाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए कि मैं ये बोलूँ कि कॉमेडियन, एज ए कॉमेडियन मैंने अपना करियर बना के रखा है इतने सालों, तो सिर्फ वो बात नहीं है, क्योंकि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने बड़े नाटक किए हैं और आज भी नाटक करता हूँ। तो मैं एक सीरियस एक्टर हूँ जो इस कला को दिलो जान से चाहता हूँ। और मैंने ज़िंदगी में सिर्फ यही एक काम सोचा था और भगवान ने मेरे को वहाँ लाके खड़ा कर दिया। और अगर आज 100 से ऊपर पिक्चरें हुई हैं, या मैं 15 बड़ी पिक्चरें डायरेक्ट कर चुका हूँ, या मैं टेलीविज़न कर चुका हूँ, या मैं रेडियो कर चुका हूँ, या मैं स्टेज कर चुका हूँ, इट इज़ जस्ट बिकॉज कि मेरी जो लगन थी ना, वो 1 पॉइंट फार्मूला थी असल में, कि मेरे को यही काम करना और कोई काम नहीं करना। तो कॉमेडियन तो बहुत छोटा वर्ड हो जाता है। हाँ, एक्टर, कलाकार, अभिनय, जिसको अभिनय की जानकारी हो, मतलब, क्योंकि मैंने हर तरह के रोल किए हैं। अगर आप मिस्टर इंडिया का जो मेरा कैलेंडर का रोल भी देखेंगे ना आप, तो वो उसके अंदर भी दिल था और मैंने किरदार हमेशा ऐसे बनाए हैं। खैर, आपका सवाल ये था कि कैसे शुरुआत की, तो वो कैसे फिल्मी दुनिया में एंटर किया, और जब बचपन में जब आपने शुरू किया होगा फिल्मी दुनिया के बारे में सोचना, तब आपने कल्पना की थी कि आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे? देखिए, मुझे शौक तो बहुत शुरू से था और मैं फिल्मों का बड़ा ऐसे पागलपने की तरह से, है ना, मैं मुरीद था।
बचपन में? हाँ, भाग भाग के पिक्चरें देखा करता था। पेरेंट्स नहीं आपको मना करते बड़े थे? पिटाई होती थी घर के अच्छा। अंदर, बहुत पिटाई होती थी। मतलब ये हमारे करोल बाग, क्योंकि मैं नाई वाला करोल बाग में पैदा हुआ हूँ, मेरी हरियाणा की रूट्स है, मेरा स्टेट हरियाणा है, क्योंकि पैतृक गांव जो है वो हरियाणा धरौंदा में है। तो हम लोग को नाज थिएटर होता था, फिल्मिस्तान थिएटर होता था, या आज भी लिबर्टी थिएटर है, जब हम करोल बाग के आसपास ये थिएटर हुआ करते थे, या कभी जो कि बंद हो गए हैं, यहाँ देखने आया करते थे जब यहाँ। तो मतलब फिल्में देखने, या कनॉट प्लेस में रीगल होता था, तो आप समझो कि मतलब पागलपने का कि हर पिक्चर देखनी है। मेरे घर तो पिटाई नहीं होती थी, मेरे पास एक अखबार आता था हिंदी के अखबार में उन दिनों में ना बहुत बड़े बड़े इश्तिहार आते थे फिल्मों के, कलरफुल इश्तिहार आते थे, तो मैं उन पर कांटा लगाया करता था, ये देख लिया। तो वो एक दिन बड़ी बहन ने पकड़ लिया और कहने लगी ये तूने कांटा क्यों लगा रखा है? मैंने नहीं तो ऐसे ही मैं खेल खेलता रहता। कहती इसका मतलब तूने ये सब पिक्चरें देखी है। अच्छा। है ना, उसको कहीं से पता चल गया। तो पेरेंट्स आपको पैसे दे देते थे फिल्में देखने के लिए? नहीं, पैसे तो जोड़ जाड़ के, उन दिनों में 60 पैसे की टिकट होती थी, है ना, और साइकिल स्टैंड पे साइकिल लगाओ तो आपको होती थी, या रिड्यूस रेट पे पिक्चर देखते थे, 60 पैसे, या बाद में 1 रुपये 60 पैसे की टिकट होगी। तो पैसे नहीं देते एक बार तो, बल्कि माँ के तकिए से 5 रुपए चुरा करके जा करके पिक्चर देख के आया था, तो बड़ी पिटाई हुई थी। और गली के अंदर है ना, फिर पता, क्योंकि क्या गलियों में तो 60 घर होते हैं, परिवार तो एक ही होता है असल में ना, तो पता चल गया कि घर में पिटाई हुई है सतीश की, को 5 रुपए चुरा के पिक्चर देख आया। तो मेरे को हरा पत्ता चलाने लगे। उन दिनों 5 रुपए का नोट जो है हरा कलर का होता था, तो हरा पत्ता। तो ऐसे पिक्चर देखने का शौकीन मैं बहुत जबरदस्त होता था। और वो ही शायद कहीं मेरे मन में ये उजागर किया कि मैं अपने पिताजी को बोला करता था, जो करोल बाग नाई वाला गली 45 नंबर में मैं जब बैठ के चारपाई पे बोलता था, पिताजी मेरे को है ना मशहूर आदमी बनना है, मुझे है ना, मेरा नाम जो है ना अखबारों में आना चाहिए, कौशिक परिवार का नाम जो है ना अखबारों में आना चाहिए। देखिए वो मेरी चाहत थी और भगवान ने वो पूरी कर दी। आपने कविता भी बनाई थी शायद, गली नंबर 44-45 पर। वो तो मैं बड़ा शैतान था ना, हरकोट बटलर स्कूल में पढ़ता था, तो वो ऐसी थी। तो मेरे घर का नंबर था 1884 नंबर और 45 नंबर गली थी। तो गाने में थोड़ा सा मैंने बदल दिया था, पर उन दिनों में वो रॉक एंड रोल के गाने बड़े हिट हुए थे। हाँ, तो मैंने अपना गाना बनाया था, हाउस नंबर 1884, नाई वाला गली नंबर 44, नियर ना सिनेमा है गाजी। अरे वाह 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 ऐसे करता था, शैतानियां करता था। और सब लोग बोलते थे ये क्या है यार तू बना। और कहीं शायद होता ना कि आदमी को अपने स्किल की पहचान जो है वो अगर शुरुआत में ही हो जाए और उसको वो फॉलो कर ले तो बहुत अच्छी। और मैं आज यंगस्टर्स को यही बोलता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप में ये गुण है, कुछ ऐसा गुण है, मैं ज़रूर एक्टिंग की बात नहीं कर रहा, कोई भी गुण है, अगर उसको आप शार्पन करो तो डेफिनेटली भगवान आपको सक्सेस ज़रूर देता है। फेयरवेल पार्टी में मैंने हरकोट बटलर स्कूल में कोई ऐसा मोनो एक्ट किया जो कि मेरे एक कज़न ब्रदर है ना राज, वो करता था, मैंने उसी का लेकर के उसको और बेटर करके वो मैंने मोनो एक्ट किया और मेरे को इतनी तालियां पड़ी, वो तालियों की गड़गड़ाहट जो है आज भी सुनाई देती है। और सतीश कौशिक जो है वो पहली बार उसको अटेंशन मिली कि यार तूने कमाल का ये पंडित का रोल बड़ा अच्छा किया, सब हंस के जो है पागल हो गए असल में। तो वो पहली बार एक अटेंशन, और शायद उसी ने मेरे को डायरेक्शन दे दी कि मैं यार कभी जाऊंगा इसके अंदर, और कहीं गुण पैदा हुआ और उसको भगवान ने निखार दिया। आपका 1 पॉइंट प्रोग्राम था कि फिल्मी दुनिया में मुझे बुलंदियों को छूना है। जी, जब से मेरे को ये ज्ञात हुआ, ये पता चला और मेरे को ये थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि स्कूल के बाद कॉलेज गए तो कॉलेज में मैंने ऐसे एडमिशन लिया था जहाँ पे ड्रामेटिक्स बहुत थी। अच्छा। और वो किरोड़ीमल कॉलेज में द प्लेयर सोसाइटी जो है, हमारे प्रोफेसर फ्रेंड ठाकुर दास थे, और उन्हीं की वजह से मैं जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आया, क्योंकि वो मुझे देखते थे। और एक दिन जब मैं पास आउट कर रहा था, क्योंकि मैंने तो 3 साल पढ़ाई तो की नहीं, वहाँ पे से ड्रामा किया करते थे। मैं होता था, हमारे मुकेश कपूर मेरे गुरु होते थे, सुरेंद्र पाल रतावाल जो बीजेपी के वो भी बने, और हमारे इलाके से वो भी हैं रतावाल होते थे, विजय मोहन होता था, तो वो हम सब नाटक किया करते थे, और 3 साल नाटक किए हैं असल में। तो वहाँ पे प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुर दास ने मुझे एक बार बोला कि मेरे को अपने घर पे बुलाया और बोला कि सतीश, वो बड़ी 7 फीट के आदमी, पॉलिटिकल साइंस के बड़े दिग्गज लेक्चरार रह चुके थे, आज वो दुनिया में नहीं है अपना, और बड़ी उनकी धाक थी, और क्रिएटिव आर्ट में ड्रामा के बड़े नॉलेज थे, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की सोसाइटी पे थे। उन्होंने मुझे अपने घर पे आगे बुलाया और कहा कि
सतीश आई थिंक यू शुड बिकम एन एक्टर, प्रोफेशनल एक्टर। तो मैंने कहा जी सर मेरी तो कोई शक्ल सूरत नहीं है, मैं शौक तो बहुत है पर कैसे, कहते फिल्मों में जाओ, इधर जाओ। तो मैंने कहा मेरी शक्ल सूरत नहीं है, मैं कैसे करूँगा। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली थी, दैट डोंट एवर थिंक लाइक दैट। कहता व्हेन आई सी यू परफॉर्मिंग ऑन स्टेज यू आर एन अल्टीमेट गुड लुकिंग पर्सन फॉर मी। आप जब काम करते हो ना अपना, तो आपकी शक्ल ज़्यादा बेटर लगती है, असल में अच्छा काम करते हो तो वो उन्होंने मुझे दिया। और उन्होंने ही मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन दिलवाया कि जाओ। मेरे को तो पता भी नहीं था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को एग्जिस्ट भी करता है, जहाँ पे ड्रामा की ट्रेनिंग होती है। हम तो बनाई वाला के कलंदर थे असल में, किसी को हमको ज़्यादा आइडिया था नहीं। फिल्म इंस्टीट्यूट का फिर भी पता था, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा, शबाना आजमी वगैरह सब निकले हुए थे यहाँ से। आपने सतीश जी फिल्मों में अलग अलग तरह के रोल किए, लेकिन एक और आपकी बहुत बड़ी खासियत रही, आप अलग अलग तरह की आवाज़ें भी निकालते रहे। जैसे उड़ता पंजाब में आपने बिल्कुल ही मैजिकल वॉइस दी। वो क्या है कि मेरे को ऐसा लगता है कि जब कॉमेडी अलग कब होती है असल में, कि आप कोई किरदार करें, वो ऐसा किरदार जो आपको ऐसा लगे शायद एग्जिस्ट करता है ऐसा आदमी, कहीं से इंस्पिरेशन मिलती है, कहीं से ऑब्जर्वेशन आपने की होती है, उसका कहीं आपको सिला मिल जाता है। उड़ता पंजाब जब ये सिनेमा चेंज हो रहा था कि रियल कैरेक्टर्स आपको ज़्यादा ओवर थे, वो कोई कॉमेडियन का कैरेक्टर नहीं था, लेकिन वो क्या है कि मेरे को उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो आवाज़, वो हमारे पंजाब में सरदारों की आवाज़ होती है, हमारे गली के अंदर एक सब्जी वाला आता था, वो मैंने सब्जी वाले की आवाज़ एक्चुअली इम्बाइब की है। वो कैसे कि वो तो हमारी गली में आता था ना, तो औरतें बड़ी इकट्ठी, औरतें तो हमेशा भाव ताव के लिए जब उसको सरदार को जो है सरदार की वो लूज सी पकड़ी होती थी और वो रेडी पे लेके आता था सब्जियां, और औरतें टूट पड़ती थी, इसको पैसे कम कर, इसके पैसे कर, गोभी के पैसे कम कर रहे, आलू के पैसे कम कर रहे। तो वो बोला करता जिन्ना तेनों ले वो छड़ मैनू की करना तेनों ले तू आलू ले। तो वो आवाज़ है ना मेरे को हमेशा कहीं मेरे कानों में थी। तो अभिषेक चौबे ने जब मुझसे बोला तो मैंने कहा कि अच्छा मेरे को ना ऐसी आवाज़ निकाय कैरेक्टर में इस्तेमाल करनी यार, ये पंजाबी कैरेक्टर है और ये गालियाँ वालियाँ देता है। तो मैंने कहा गालियाँ जो है ना वो ऐसी आवाज़ में बोलेगा और पंजाबी आदमी बोलेगा तो स्वीट ही लगेंगी, उसमें ख़राब नहीं लग सकती, क्योंकि सरदार जब गाली देता है तो वो आपको अल्टर नहीं कर सकती असल में। पंजाब की लैंग्वेज का और पंजाबी लैंग्वेज का वो फ्लेवर है, मतलब है ना। आपने एक सीरियस रोल बहुत अच्छा किया, इंटरनेशनल मूवी आई थी ब्रिक लेन, जी। उसमें आपने सीरियस रोल किया। वो इसलिए कि वो रियल सतीश कौशिक है, वो रियल सतीश कौशिक है। देखो कॉमेडी तो हमको करने का मौका बम्बई फिल्म इंडस्ट्री ने दिया, बम्बई के फिल्म उद्योग ने दिया, क्योंकि वहाँ पे उन दिनों में जब हम गए थे लेट 70s एंड बिगनिंग 80s के अंदर, उस वक्त क्या होता था, बड़े सेट होते थे, ये भाभी का रोल करेगा, ये विलन भाभी का रोल करेगी, ये विलन का रोल, ये बहन है, ये मतलब हीरो है, ये हीरो का साइड किक है, ये सब सेट रोल थे। तो हमको तो जो मिला, और पहला रोल ऐसा हुआ कि वो इतना पॉपुलर हो गया कैलेंडर, तो कॉमेडियन का स्लॉट मिल गया, तो स्लॉट कर देते हैं फिल्म। अभी तो वो चीज़ खत्म हो गई है, आज तो हर आदमी हर रोल कर सकता है और लोग आपको ऑफर भी करते हैं। तो जब मुझे ब्रिक लेन मिली तो वो मेरी एक्चुअली जो सतीश कौशिक है, जो सीरियस एक्टिंग कर सकता है, जो ट्रेजेडी भी कर सकता है, जो मतलब किरदार को निभा सकता है, तो ब्रिक लेन के किरदार में मैं घुस गया। वो चानू अहमद का जो मेरा किरदार था, और इसीलिए मुझको ज़बरदस्त रिव्यूज़ मिले, और के सतीश कौशिक जो है, और उसके बाद चाहे वो उड़ता पंजाब हो, चाहे वो कैलकाटा मेल हो, चाहे वो सूरमा हो, अब जो रोल कर रहा हूँ उसके अंदर मतलब जो सीरियसनेस है, पर हंसी फिर भी आएगी, क्योंकि जिस तरह से मैं करता हूँ आपको मज़ा आता है उसके अंदर कि यार कोई ज़रूरी थोड़ा ना था, सीरियस आदमी की बात पे भी आप हंस सकते हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में इमेज ये आ गया कि भाई सतीश आएगा तो थोड़ा सा हंसाएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा लाइट कैरेक्टर होगा। लेकिन मैंने इसमें नागेश कुकनूर की पिक्चर थी लक्ष्मी, मैंने बड़ा ही गंदा रोल किया उसके अंदर, मैंने बल्कि एक रेपिस्ट का रोल किया उसके अंदर। लेकिन अब वो क्या, वो किरदार मिल गया और उसकी भी मुझे को बहुत तारीफ हुई, लोगों ने कहा बड़ा टेरर क्रिएट करता है। तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये पहली बार हुआ कि कॉमिक एक्टर जो है वो अलग अलग किरदारों में एक्सेप्ट होता है, और सीरियस रोल में भी एक्सेप्ट होता है, और कोई टेरिफाइंग रोल हो तो वो भी कर सकता है। क्योंकि मैंने एक बहुत पहले नाटक किया था, विजय तेंदुलकर का गिधाड़े प्ले था एक, अच्छा। गिद्ध नाम से, उसमें मैंने एक ऐसे भाई का रोल किया था, बहुत कमीना था वो। और मेरे को जावेद अख्तर साहब ने वो प्ले देखा था, मैं जानता नहीं जावेद साहब, और मेरे को किसी से कहीं मैसेज मिला था कि यार जावेद अख्तर साहब को आपका बड़ा पसंद आया रोल। बाद में खैर हमारी तो दोस्ती हुई, पारिवारिक संबंध बने, तो वो मुझे बताते हैं कि मैंने जब वो रोल देखा तो मैंने, ये लड़का है कौन, साला इतना कमीनापन इसका, और कितने जस्टिफाइड वे में कमीना और टेरर फैला रहा है।
सतीश जी, जीवन में कई बार ऐसे क्षण भी आते हैं जब हताशा, निराशा होती है, फेलियर आ जाती है। जैसे आपकी फिल्म थी गैंग्स ऑफ घोस्ट, वो एक तरह से फ्लॉप शो था, फेलियर हुई, तो कभी आपको ऐसा लगा कि कुछ ठीक नहीं है? देखिए, फेलियर को जज्ब करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। ठीक है ना। और मैं शुरू में फेलियर देख चुका हूँ। एक्चुअली मेरी दोनों पिक्चरें, रूप की रानी, चोरों का राजा, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी भव्य फिल्म थी। जो रूप की रानी चोरों का राजा फिल्म थी, जिसमें अनिल कपूर और श्रीदेवी थे और बोनी कपूर उसके प्रोड्यूसर थे, आपकी एक बात जो बहुत अच्छी लगती है, आपने 25 साल बाद उस फिल्म के 25 साल के बाद आपने ट्विटर पे एक्सेप्ट किया कि इट वाज माय मिस्टेक, मेरी वजह से बोनी कपूर कंगाली के हालत में पहुंच गया। 9 करोड़ रुपए की फिल्म वो बनी थी, उस समय 9 करोड़ बहुत 9 होते थे। करोड़ मतलब आज समझ लो पता नहीं कितने, बहुत बढ़िया अमाउंट। हाँ 300 करोड़ समझ लो आप। पर देखिए क्या है, तब तो खैर ऑफ कोर्स मैं अफेक्टेड हुआ था। फेलियर और सक्सेस है ना, ये एक ही चीज़ है, क्योंकि सक्सेस होगी आपको फेलियर मिलेगा, फेलियर होगा आपको सक्सेस मिलेगा, अगर आपका टैलेंट सही जगह पे है। वो मैक्सिम गोर्की की बड़ी अच्छी लाइन है, रशियन प्ले राइट, कि कलाकार वो है जो अपने आप में और अपनी लियाकत में, अपने टैलेंट में यकीन करे। तो मेरे को अपने टैलेंट में यकीन था, तो मैंने उस फेलियर को सहा। रूप की रानी, प्रेम, दोनों पिक्चरें नहीं चली, लेकिन उसका मैंने निचोड़ ये निकाला कि फेलियर जो है उसको एक्सेप्ट करना जो है ना, वो आपके आगे के काम करने की एक बहुत बड़ा आपका एड्रेनल होता है, मतलब आपको पावर मिलती है। तो वो मेरे में ताकत थी, क्योंकि मेरे को अपनी लियाकत में यकीन था। उसके बाद मेरी पिक्चर हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास है, मुझे कुछ कहना, लगातार 3 फिल्म जो है सुपर हिट रही थी असल में। सतीश जी, अभी आपकी एक फिल्म अभी हाल ही में आई है, छोरियां छोरों से कम नहीं होती, हरियाणवी फिल्म है। और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि आपने एक वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस उद्देश्य को लेकर के ये फिल्म बनाई। आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और सबसे अच्छी बड़ी बात यह है कि आप अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, आपने अपनी नींव को नहीं छोड़ा है। तो जनरली फिल्में बनती हैं बिजनेस पर्पज़ से, ये फिल्म आपने बिजनेस पर्पज़ से बनाई या इमोशनल होकर के सोशल कॉज के लिए बनाई? देखिए, ये इसके लिए पीछे काफ़ी बड़ा एक वो है, मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव है उसके पीछे। मैं हरियाणा का हूँ, मैं उस मिट्टी से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा पैतृक गांव जो है धनौंदा रेवाड़ी के पास महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, और हरियाणवी लैंग्वेज को मैं प्यार करता हूँ। और मैंने हमेशा से, जब भी मैं बम्बई गया हूँ, अपने आप को कहा है कि मैं आई एम प्राउड टू बी हरियाणवी। और हरियाणा के गाने वगैरह और बोली जो है वो बहुत रागनी, वो बहुत वो ही है। और दूसरा ये है कि हमारी मेन स्ट्रीम पिक्चरें जो हैं वो मतलब मैं तो ये मुद्दा पहले उठा चुका था, लेकिन अब तन्नू वर्ड्स मन्नू, दंगल, सुल्तान, वो हरियाणवी लैंग्वेज की पिक्चर है। उसको हिंदी बोलते हैं, लेकिन है हरियाणवी बोली गई है उसके अंदर। तो जब मैं इतने सालों से वो कर रहा था, तो कहीं मेरे को लगा कि मैं अपने स्टेट के लिए करूं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव कोई पैसा कमाने के लिए, छोरियां छोरों से कम नहीं होती जो बनाई है ना, ये इसके लिए नहीं था। अभी एक थोड़ा प्रॉब्लम ये है कि हरियाणा में लोगों को अपनी लैंग्वेज की पिक्चर देखने की आदत नहीं है। हर चीज़ की आदत डालनी पड़ती है आपको। आप जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हो, तो कम से कम इस पिक्चर से ये हो गया कि 100 स्क्रीन में रिलीज हुई है, ऑल ओवर रिलीज हुई है, तो पहली बार एक विजिबिलिटी आई है कि हरियाणवी पिक्चर अपनी बन सकती है, ठीक है ना। क्योंकि पिक्चर जो है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसके ऊपर है, और हमारे हरियाणा के अंदर ये समस्या बहुत थी कि हमारा जो अनुपात है वो कम है असल में। शायद हरियाणा तो पूरे देश भर में सेक्स रेशो के पॉइंट ऑफ व्यू से लोएस्ट कैटेगरी में, लोएस्ट। अब बढ़ रहा है, अभी आप आज भी खट्टर साहब का स्टेटमेंट आया कि कितना उछाल आया असल में। वो लड़कियां, तो वो मेरे को ऐसा लगा कि सब्जेक्ट तो बनाना ही है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, विमेन एम्पावरमेंट पे, पर उसके पीछे बड़ा मुद्दा मेरा ये था हरियाणवी फिल्म उद्योग का स्थापना होना। और उसके लिए गवर्नमेंट ने मेरी मदद की है, और आज हमारी हरियाणवी फिल्म पॉलिसी बन के तैयार हो गई है, इसको अनाउंस किया जाएगा। तो बहुत उद्योग बनेगा इसका। तो जैसे पंजाबी उद्योग शुरू में कैसे शुरू हुआ, बीच में शुरू में था छोटी छोटी पिक्चर बनती थी, फिर डिप आ गया था, फिर पता चला आज जो है 25, 40, 50, 100 करोड़ का बिजनेस करती हैं पिक्चरें। मराठी पिक्चरें 100 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं। मराठी फिल्में, गुजराती फिल्मों की जब आप बात करते हैं तो उनकी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, इसलिए वहाँ पर व्यूअर्स की संख्या ज़्यादा है। लेकिन जब आप हरियाणवी फिल्म की बात करते हैं तो हरियाणवी लोगों की जनसंख्या अगर देश में देखें तो बहुत कम है। तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है कि जी डेफिनेटली, लेकिन उसके अंदर ये है कि हरियाणवी लैंग्वेज जो है ना, वो यूपी वाले को भी समझ में आ सकती है, दिल्ली वाले को भी समझ में आती है, राजस्थान वाले को और बंबई में रहने वाले को भी समझ में आती है। वो तो प्रूव हो भी चुका है ना। तो वो गुजराती और उसका फिर भी लिमिटेड होगा, बेशक उनकी जनसंख्या इस वक्त ज़्यादा है।
हरियाणा की कम है, लेकिन हरियाणा की रीच जो कानों तक है और लोगों तक है, वो एक गुजराती मराठी भी समझ सकता है, लेकिन हरियाणा का आदमी गुजराती नहीं समझ पाएगा, मराठी नहीं समझ पाएगा, लेकिन हरियाणवी लैंग्वेज जो है वो कोई भी आदमी समझ सकता है, बिकॉज इट इज़ द क्लोजेस्ट लैंग्वेज टू हिंदी। हिंदी की तरह ही बोली जाती है, क्योंकि लिपि तो है नहीं हरियाणा की कोई, लिखते तो है नहीं उसको वहाँ पर देवनागरी। तो मेरे को लगता है कि ये फिल्म उद्योग जो है, क्योंकि हरियाणा जो है दिल्ली से जुड़ा हुआ है, राजस्थान से जुड़ा हुआ है, पंजाब से जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, तो हमारे जो चार ये कोने हैं, ये कम से कम हमारी ऑडियंस वहाँ पे रहती है। और आज हमारे हरियाणा के लोग पंजाबी पिक्चरों का सबसे बड़ा अच्छा वो है कि उनके विदेश के अंदर भी वो है, लेकिन हम भी अब टैप कर रहे हैं कि हमारे हरियाणवी कहाँ किन किन देशों के अंदर है, ताकि हमारी पिक्चरें जो हैं वो वहाँ तक पहुँच पाएँ। अभी PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों के यहाँ भी उन्होंने फिल्म का छोरियाँ छोरों से कम का शो किया है, वहाँ कुछ हरियाणा के लोग आ रहे हैं और हरियाणा के बिजनेसमैन आ रहे हैं, उनसे भी आज मैं दरख्वास्त यही करने वाला हूँ कि देखिए हम ये उद्योग बनाना चाहते हैं, आप लोग आएँ। ये एक मतलब इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, इसमें जोश ज़्यादा चाहिए, ताकि हमारा फिल्म उद्योग जो है वो किसी तरह से और बढ़ पाए। जब आप फिल्म उद्योग की बात करते हैं तो ये कुल मिलाकर के इंडस्ट्री 18,000 करोड़ रुपए की है अभी, जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन फिर भी कोई जब हम फिल्म बनाते हैं तो 30 डिपार्टमेंट से 70 तरह की परमिशन लेनी पड़ती है। आपको नहीं लगता कि सरकार कहीं ना कहीं फिल्म उद्योग के प्रति उदासीन है? जितनी परमिशंस, जितने सहूलियतें इनको मिलनी चाहिए, उतनी सरकार की ओर से नहीं मिलती। डेफिनेटली देखो, एक तो टैक्सेशन का बड़ा इशू है कि हमारे पास, हम अगर एंटरटेनमेंट करते हैं और एंटरटेनमेंट देते हैं और हम जो है पूरी जान लगाते हैं, तो मेरे को लगता है कि हमारा एंटरटेनमेंट तो कम ही, टैक्सेशन तो हमारी कम होनी ही चाहिए बाकी उद्योग के मुकाबले में, बिकॉज हम एक जनसेवा भी कर रहे हैं, हम सिर्फ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, लोगों की टेंशन को, मतलब हम एक तरह से लोकहित का भी काम कर रहे हैं ना असल में। कम से कम अभी हो रहा है, अभी मोदी जी भी बहुत फिल्म वालों से मिले थे, उन्होंने वो किया है। जैसे मैं खट्टर साहब से कभी बात करता हूँ, हरियाणा की बात करता हूँ, तो सब लोग जो है फिल्म पॉलिसी बनाना और फिल्म उद्योग को मान्यता देना, ये करना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि धीरे धीरे और बढ़ेगा, बिकॉज एंटरटेनमेंट और फिल्म का माध्यम ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी चीज़ को जोड़ सकता है। आजकल तो आप देखो ना कि हमारे तो पार्लियामेंट में हमारे एक्टर बैठे हुए हैं, उसी पर आ रहा था तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि देखो एक्टर की रीच क्या होती है, एक पॉपुलर आदमी की क्या रीच होती है। आज मैं भी हरियाणा का आदमी हूँ, मैं एक्टर हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ तो लोगों का मुझे भारी संख्याओं में प्यार मिलता है। और आपको जो भारी संख्या में प्यार मिलता है वो बिल्कुल कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, प्रांत, इन सबसे ऊपर उठ करके मिलता है। हर वर्ग के लोग आपको प्यार करते हैं, हर। लेकिन जब कोई कलाकार राजनीति में चला जाता है तो आपको नहीं लगता कि वो अपने आप को एक टाइप्ड बना लेता है? कुछ लोग उसके फेवर के हो जाते हैं, कुछ उसके विरोध के हो जाते हैं। तो आजकल राजनीति में जो इतने फिल्मी कलाकार आ रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसे ही आप राजनीति में आते हैं तो आपको उसकी जो डूज एंड डोंट्स है ना, वो तो आपको पता ही होते हैं कि जब आप राजनीति में बनते हैं, डेफिनेटली आपको कुछ लोग आपको मिलते हैं और कुछ लोग आपके खो जाते हैं, बिकॉज आपको कुछ स्टैंड लेने पड़ते हैं, आपको इश्यूज लेने पड़ते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि जो कलाकार हमारे जो आए हैं, जितने भी पार्लियामेंट में आए हैं, ये ज़्यादा इसलिए कि चलो हम अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में बोल पाएँ, हम लोगों के इमोशंस के बारे में बोल पाएँ, हम लोगों की समस्या को बहुत इमोशनली टच करें। वो पार्लियामेंट में आए हैं या राजनीतिक दल ने उनकी पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए अपना कैंडिडेट बनाया है? देखिए, वो तो अब बातें तो दोनों ही है ना। आप किसी पॉपुलर आदमी को ही लेते हैं, अगर मान लो कोई नॉन फिल्म वाला आदमी भी होता है तो टिकट तो उसी को मिलता है ना जो अपने एरिया के अंदर जो विजिबिलिटी होती है जिसकी। तो अब ये अलग बात है कि भाई ये जो एक्टर जिसको आप ले रहे हो उसकी विजिबिलिटी जो है वो पूरी पैन इंडिया के अंदर है, तो वो तो आपको लेना ही पड़ता है। आप किसी नौकरी के लिए किसी आदमी को लेते हो तो डेफिनेटली उसी को लेते हो जिसका एक्सपीरियंस होता है, और पॉलिटिक्स में तो वो आदमी आएगा जो एक्चुअली लोगों का चहेता हो, पब्लिक का चहेता हो, उस क्राउड का चहेता हो। तो वो उस क्राउड का चहेता, जैसे पॉलिटिशियन तो अपने आप बन जाते हैं क्राउड के चहेते अपने काम करने से, लेकिन एक्टर तो ऑलरेडी होता है, स्टार तो ऑलरेडी होता है। तो उनकी कम से कम डेफिनेटली, और उसमें कोई गलत भी नहीं है कि आप उनकी लोकप्रियता को इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर उनसे ऐसा काम करा रहे हैं जो कि समाज को वो कुछ दे सकें। आज देखो ना, हमारे विनोद खन्ना साहब जो है वो अपनी कंस्टिट्यूशन में बहुत काम करते थे, हेमा जी कितना काम करती हैं, तो वो अपना होता है कि आज किरण खेर जो है, आज चंडीगढ़ में दोबारा से इलेक्शन जीतना कोई मजाक काम थोड़ी ना, सर सेकंड टाइम इलेक्शन जीती है वो। मनोज तिवारी बहुत अच्छा, मनोज तिवारी, अब किसी को क्या पता था कि मनोज तिवारी तो कलाकार है, तो लोकप्रिय है। हमारा रवि किशन इतनी बड़ी सीट से जीतना,
तो कहीं आपका वो आपकी लोकप्रियता है लोगों में जिसकी की पॉलिटिक्स को ज़रूरत होती है। असल में मौका मिले तो आप राजनीति में जाना चाहेंगे? अच्छा काम करने के लिए क्यों नहीं करेंगे? 100%। हरियाणा में मैं करना चाहूँगा 100% करना चाहूँगा। कभी ऐसा मौका मिला अपने काम से फुर्सत होके और मेरा काम इफेक्टेड ना हो तो डेफिनेटली, क्योंकि हम तो अगर लोगों के लिए बने हैं तो लोगों तक पहुँचें और लोगों की समस्याओं तक पहुँचें। जैसे मैंने अभी अपना गांव भी अडॉप्ट कर रखा है, अपना धनुंदा गांव। मैंने छोटे मोटे इसमें कई काम करता रहता हूँ, सरकार के पीछे पड़ा रहता हूँ, तंग करता रहता हूँ उनको कि ये डेवलपमेंट कराओ, ये डेवलपमेंट कराओ। और अभी और वक्त मिलेगा तो मैं और करूँगा, क्योंकि मैं खुद अपना घर बनाना चाहता हूँ वहाँ पर। ये हमारे साउथ के अंदर बहुत पहले हो चुका है। वहाँ तो फिल्म स्टार ही चीफ मिनिस्टर बने, MGR NTR। ये देखो ना आज, मतलब रजनीकांत जैसे, कमला हसन जैसे, जयललिता, मतलब ये सब बने। कोई बड़ी बात नहीं होगी कभी हमारे बड़े बड़े नेता जो हमारा फिल्म इंडस्ट्री का ही कोई आदमी होगा, यू नेवर नो। ठीक, आज अमेरिका में भी तो बने थे। हाँ। रोनाल्ड रीगन बने थे भाई। हाँ, वो फिल्म एक्टर थे। सतीश जी, अक्सर फिल्म इंडस्ट्री का और सेंसर बोर्ड का किसी न किसी इशू को लेकर के टकराव रहता है, कि किसी पॉलिसी को लेकर के, किसी सीन को लेकर के। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार को इस दिशा में कुछ कदम उठाना चाहिए? देखिए, सेंसर के पीछे तो इतने डिस्कशन हो चुके हैं अभी। जैसे कि आपको पता है कि हमारा फिल्म उद्योग, हमारी फिल्में जो हैं वो पूरे संसार में पहुंच रही हैं। आज हमारी जो थोड़ी सी हमारी फीलिंग जो है वो थोड़ी सी, लोग जो है मॉडर्न हो गए हैं बहुत, ठीक है ना। सिनेमा ग्रो कर रहा है, एक्सप्रेशन में ग्रो कर रहा है। कि आप कोई भी बात, पहले तो हमारे आप भी उसी दौर के हैं कि हमारी तो कहानी, ये तो रिवेंज कहानियाँ होती थी या लव स्टोरीज होती थी या कोई सामाजिक माँ बेटे की कहानी होती थी। 4-5 कहानी को तो घुमा फिरा के हम पिक्चर बनाया करते थे। आज फिल्म मेकर इतना निडर हो गया है कि वो किसी भी टॉपिक पे फिल्म बना सकता है। तो इसका मतलब है सिनेमा ग्रो कर रहा है, आज लोगों तक पहुंच रहा है, आज उनको सिखा रहा है कुछ, और ग्लोबली पहुंच रहा है हमारा सिनेमा। तो अगर हमारा सिनेमा इतना खुल रहा है और आज़ादी हो रही है हमारे को, एक्सप्रेशन की आज़ादी, तो सेंसर बोर्ड को भी डेफिनेटली उसको अपनी नियम चेंज करने पड़ेंगे। और वो नियम के डिस्कशंस हो रहे हैं, आई थिंक हो चुके हैं। वो श्याम बेनेगल कमेटी भी बनी थी और डेफिनेटली आज जो है थोड़ी सी छूट है अपने एक्सप्रेशन को बताने के लिए ऑडियंस को। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी और अपने पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत अच्छा बताया। हम कार्यक्रम के अंत में जाते जाते आपसे आपकी फिल्म का, आपके ड्रामे का कोई ऐसा डायलॉग सुनना चाहेंगे जो लोगों के लिए बहुत इंस्पिरेशनल हो, बहुत मोटिवेशनल हो। अब देखिए, मतलब मेरा खुद का फिल्म का डायलॉग तो नहीं है, पर मैं एक डायलॉग को बड़ा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानता हूँ। मैंने एक नाटक किया था जिसका नाम था एंटर ए फ्री मैन। एक टॉम स्टॉपर्ड का लिखा हुआ प्ले था, रंजीत कपूर थिएटर के बड़े दिग्गज डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्ट किया था। और मैंने 24-25 साल की उम्र में शौकत आज़मी के हस्बैंड का रोल किया था। अच्छा। शबाना की मदर का। शबाना की मदर शौकत आपा तो ग्रेट एक्ट्रेस। तो उस प्ले में मैं एक ऐसे फादर का रोल किया था, बहुत ही निकम्मा है और वो यूजलेस फादर है, और अपनी बेटी की तनख्वाह पे जीता है, और फ्राइडे को पैसे लेता है, सैटरडे संडे को ख़त्म कर देता है, और कुछ ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिससे उसको हासिल होने वाला है नहीं कि बारिशों का पानी अगर सीधा हमारे पौधों में आए तो वो नेचुरल वाटर होगा। और उसने घर के सेट को एक शिप का सेट बना रखा है। दूसरा, उसने इनलैंड लेटर को दोबारा से गोंद लगा के भेजा। अजीब अजीब कुछ करता रहता है, यूजलेस। तो एक दिन बेटी अपनी माँ को बोलती है, कहती है, माँ आप इसे समझाती क्यों नहीं, है ना, डैड को, कि ये जो कर रहे हैं ना इसमें इनको नाकामयाबी मिलने वाली है, फिर भी ये वही काम करते रहते हैं जिनको पता है कि नाकामयाबी मिलने। तो शौकत आपा का बड़ा अच्छा डायलॉग था। वो डायलॉग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शौकत आपा बोलती थी, बेटी इसे करने दे जो ये करना चाहता है। आदमी को अगर नाकामयाबी होना है तो वो कम से कम उस काम में हो जिसे वो दिल से करना चाहता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत इंस्पायरिंग। तो मैं ये मतलब इस बात को मानता हूँ, बल्कि मैंने अभी अपनी आने वाली पिक्चर है मेरी कागज़, जो मैंने डायरेक्ट किया है, अच्छा। यूपी में शूट किया है, उसमें भी इस डायलॉग को मैंने इस्तेमाल किया है। समझे ना, हस्बैंड बोलता है कि कहते तुम जीत के आओगे ना तभी तुम्हारे गले में फूलों की माला पहनाएंगे। और वो कहता है हार गए तो, कहता है कि हम कहीं सुने कि आदमी अगर हारे भी ना तो कम से कम वो काम करके जिसे वो दिल से करना चाहे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो ये मैं खुद बिलीव करता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ कि व्हाट यू बिलीव इन डू दैट, एंड डू दैट 100%, एंड डेफिनेटली सफलता आपके कदम चूमेगी। 100%।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपके उज्जवल भविष्य की कामना, आपकी आने वाली फिल्मों की सफलता की कामना के साथ आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लस माइनस में आज हमारे साथ थे सतीश कौशिक जी। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।